गाइस अभी हम लोग करने वाले नेवी एमआर का मैथ साइंस का मॉक टेस्ट। देखो जीके की जो सीरीज चल रही थी वो बीच में रोकी हुई है, उसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। 14 मई से कंटिन्यू करेंगे। देखो बहुत सारी मटेरियल्स को हम लोग रेडी कर रहे हैं, 2-4 दिन का और टाइम दो। हम लोग बहुत सारी मटेरियल को रेडी कर लेंगे ताकि बीच में क्लास रुके ना, क्योंकि मटेरियल रेडी करने में ना काफी समय जाता है। इसके पीछे की लॉजिक आप समझना। और हमारे पास आदमी अभी थोड़े से कम हो गए हैं। रीजन कुछ लोग छुट्टी में चल रहे थे जो हमारी टीम में थे, और छुट्टी में चलने की वजह से वो अभी काम जब आते हैं ना तो थोड़ी सी वो स्लो प्रोसेस में चल रहे होते हैं। तो 2-4 दिन का टाइम दो, सब चीजें स्टेबल करके हम लोग फिर से नेवी एमआर एसआर की तरफ से टूट पड़ेंगे 2-4 दिन के अंदर ही। और बहुत ही सीक्वेंस में सब कुछ मिलेगा आपको। बस 2-4 दिन का टाइम दो। फिलहाल जीके की क्लास भी आपको कंटिन्यू करेंगे हम लोग, जो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा था उसी तरीके से। और मैथ एंड साइंस की जो मॉक टेस्ट है वो आपको रेगुलर चलेगी, बिकॉज 10 दिन का मॉक टेस्ट हमने रेडी करवा लिया है। साइंस एंड मैथ का फुल मॉक टेस्ट भी आएगी, जल्द आएगी। और सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन के ऊपर नेवी एमआर एसआर का मॉक टेस्ट लॉन्च करने वाले 2 दिन के अंदर, तो उस पर वर्क चल रहा था अभी। तो जो चीजें मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ, ठीक है। तो चलो इसको कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, कंटिन्यू करने से पहले एक चीज मैं आपको समझा दूं कि अगर आप में से कोई बच्चा नेवी एमआर हो या फिर एसएसआर हो, ठीक है, उसकी जान लगा के प्रिपरेशन कर रहा है, तो 2 बुक्स के बारे में आपको बताता हूँ जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। इन दोनों बुक्स में क्या चीजें मिलेंगी आपको, ये मॉक टेस्ट की बुक्स है। बहुत सारे बच्चे ना ऑफलाइन बुक से मॉक टेस्ट लगाना प्रेफर करते हैं, बिकॉज बढ़िया भी होता है। सिर्फ ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चाहिए होता है प्रिपरेशन के दौरान। तो ऑफलाइन मॉक टेस्ट मतलब बुक से मॉक टेस्ट अगर आप खोज रहे हो तो चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट मॉक टेस्ट मिल जाएगी, एसएसआर के लिए भी, एमआर के लिए भी। दोनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। मैं आपको एमआर का डेमो दिखा देता हूं, इसके अंदर क्या मिलेगा। एमआर की जो मॉक टेस्ट होगी ना उसके अंदर 40 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगी, और एसआर के अंदर आपको जो है 25 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ओके, और एमआर के अंदर 40 मॉक टेस्ट मिलेंगे। इस 40 मॉक टेस्ट के अंदर क्या होगा, कंप्लीट जो सिलेबस है आपका उसको उसके अकॉर्डिंग हिंदी मीडियम में मॉक टेस्ट दिए रहेंगे। और मॉक टेस्ट देने के बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉक टेस्ट दे दिया और हो गया, आपको कंप्लीटली क्या होगा भाई, यहाँ पे आपको आंसर की भी दिख रहा है, आपको दिया जाएगा। और आंसर की के साथ साथ ना आपको कंप्लीट जो है इधर आपको दिख रहा है ये चीज जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर सॉल्यूशंस भी आपको दिया जाएगा, जिससे कि आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है, चाहे वो साइंस हो, जीके हो, मैथ का, प्रॉपर जो है आपको डाउट क्लियर कर पाओगे। तो इन दोनों बुक्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। बट सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं, ये दोनों बुक्स हिंदी मीडियम में है, तो हिंदी मीडियम के बच्चे आप इसको पढ़ो और मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर, ठीक है। चलो फिर हम लोग पहला क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। और पहला क्वेश्चन हमने इंग्लिश में टाइप किया, बट इसका मतलब ये मत सोचना ना कि ये इंग्लिश में ही है। यहाँ पे ना आपको क्या है, सारे क्वेश्चन हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में किया, तो ये तो इजी है इसलिए हमने सिर्फ इंग्लिश में कर रखा। यहाँ पे x का नहीं y का मान बताना होगा आपको, वैल्यू ऑफ y। कह रहे हैं ना, देखो 5y-1 इज इक्वल टू 3, 2y-5-1 -3y है ना। अगर ये इक्वेशन है तो इसके अंदर y की वैल्यू बताओ, कैसे बताओगे गाइस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 है हमारा, y-1 है। ओके, ये चीज तो अपने को समझ में आना चाहिए। मैं थोड़ा सा साफ साफ लिखता हूँ। देखो हमारा जो है 5 है, y-1 इज इक्वल टू, फिर हमारा क्या 3, 2y-5, ठीक है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और ये स्लो आ रहा है। 2y-5, ओके। आगे क्या कह रहा है हमारा, फिर इधर देखो माइनस ही है हमारा, ब्रैकेट बंद करने के बाद यहाँ पे माइनस है, 1 - 3y है। ओके, इतना इक्वेशन हमने लिख दिया। और हमारी साइड, दोनों साइड बीच में देखो, दोनों साइड के बीच में इक्वल का साइन है, तो हम इसको ना एक एक करके डील करते हैं। लाइक ये क्या होता है हमारा 5y-5, ये जो साइन है ना इसको बड़ा ध्यान से रखना, कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, कब प्लस होगा कब माइनस होगा, साइन चेंज होते हैं, इन सभी चीजों को बड़ा ध्यान देना होता है। फिर करोगे 3 × 2 6y -15 हो जाएगा। और ये हमारा माइनस है, बहुत बढ़िया। 1 के साथ -1 माइनस को मल्टीप्लाई करोगे, ये तो हमारा -1 होगा, नो डाउट। बट गाइज -3y को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट हटाने के बाद, तो ये देखो अपने को +3y। तो ये जो साइन है ना, यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी कि अपने को यहाँ पे +3y मिलने वाला है। ओके, अब देखो यहाँ पे 6y 3y को अगर हम ऐड करेंगे ये हमको मिलेगा 9y। तो मैं यहाँ पे यूं ही लिख देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। और ये हो जाएगा हमारा 16। ओके, अब मैं क्या करूंगा, 16 को ना लेफ्ट साइड भेजूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 16 - 5 इज इक्वल टू 9y के साथ में 5y को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 11 इज इक्वल टू 4y, और y इज इक्वल टू मिल जाएगा 11/4। दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ए के अंदर है हमारा 11/4। तो ये अब तो हमारा सही है बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं। इतना खैर ले जाना था, कुछ चीजों को हम स्किप भी कर सकते थे अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो।
बट मैं एज अ टीचर मेरा ये अधिकार है कि मैं एक एक चीजों को एक्सप्लेन करके बताऊं। बट आप ऐसे मत करना। अब देखो यहाँ पे भी कह रहा है वाई की वैल्यू बताओ। सिंपल सा लॉजिक है भाई, 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 7 माइनस 2y है ना। अब क्या करोगे, y को हम इस साइड ही भेज देंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, 3y प्लस 2y। अब मैं 7 के साथ 4 को माइनस करा देता हूँ, मेरे को मिल जाएगा 5y बराबर 3 और y बराबर मेरे को मिल जाएगा 3/5, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन है अलजेब्रा का, इसके अंदर क्या कह रहा है देखो, 0.204 प्लस 3.71 का होल स्क्वायर माइनस 0.204 माइनस 3.71 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.204 इंटू 3.71, इसकी वैल्यू बताओ गाइज। पहली बात तो अगर मैं ये लॉजिक लगाऊ ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और मैं मोदी जी हूं नहीं कि इसको गलत बोलूं, ठीक है, मैंने सही बोला ये चीज। अब देखो ये चीज क्या है ना, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो मैं 0.204 का मैं स्क्वायर करूंगा, मेरे को नानी याद आ जाएगी भाई, सच में बोल रहा हूं, मेरे को नानी याद आ जाएगी, और स्पेशली जब एग्जाम में करूं तो और याद आ जाएगी। फिर मेरे को 3.71 का होल स्क्वायर करना है, खतरनाक लेवल का जाएगा भाई, नहीं कर सकते हम लोग। बट एक आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ab होता है। ऐसा क्यों होता है भाई, तो इसके पीछे का लॉजिक मैं समझाता हूं। मैं मान लेता हूं ना कि हमारा गाइस ए बराबर है लाइक 0.204, ओके, मेरा बी बराबर है 3.71, वैसा मान लेता हूं। देखो ए प्लस बी, देन मेरा यहाँ पे ए माइनस बी, फिर ए इंटू बी, दिख रहा है आपको। मैं अगर इस फॉर्म में मान लेता हूं इनको तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को ऊपर में मिल रहा है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू बी मेरे को मिल रहा है। अब मैंने ये बोला ना कि इनकी वैल्यू 4ab होती है, वैसे तो इतना नहीं खींचना था, डायरेक्टली हम रख देते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4ab और डिवाइडेड बाई ab, तो ab कट के मेरे को 4 खाली आंसर मिल जाता है। विद इन 5 सेकंड में इसका आंसर करता अगर एग्जाम में होता, तो बट मैं आपको समझा रहा हूं जिससे कि आप 5 सेकंड में आंसर कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको टॉप पे पहुंच के ना अगर मजे ले रहे हैं, तो ये कोई इंसान अगर टॉप पे पहुंच के मजा ले रहा है तो ये मत सोचना कि वो टॉप पे मजा ले रहा है, नहीं, उसने टॉप पे पहुंचने में मेहनत की है, तो वो चीजों को शॉर्टकट सीखने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट जानना जरूरी होता है। तो इनका शॉर्टकट कहां से निकल के आता है गाइज, अगर मैं इस वाले इक्वेशन के अंदर, ध्यान देना अभी ऊपर नीचे सब भूल जाओ, मैं इस लाइन के अंदर अगर सिर्फ ये बोलूं ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू लिखो, देन बीच में माइनस का साइन होगा, देन ये लिखो, तो मैं क्या लिखूंगा, फिर मैं इसको मिटा दूंगा, लिख रहा हूं जस्ट आपको समझाने के लिए, मैं लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। फिर मैं माइनस में लिखूंगा अगर ना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर मेरे को ये वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन बीच में माइनस आने की वजह से ये सारी चीजों का मेरा जो साइन है चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस बदल जाएगा, माइनस प्लस बदल जाएगा, तो मेरे को लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बटा में लिखना पड़ेगा ए इंटू बी, ये मेरे को लिखना पड़ेगा ऐसा। तो मेरा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, प्लस 2ab मिलेगा मेरे को 4ab डिवाइडेड बाई ab, तो ab कट के मेरे को सीधे 4 मिला। मेरे को इन डिजिट से कुछ लेना देना है क्या, नहीं है। तो इतना क्यों लॉजिक जाए, सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई क्वेश्चन अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, उसकी वैल्यू होती है 4ab, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई मेरा अगर a इंटू बी है तो मेरे को मिलेगा 4ab बटा में ab, तो मेरा कट के बचा सिर्फ 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। और हमने यहाँ पे a बराबर मान लिया 0.204 को, b बराबर मान लिया 3.71 को। ऐसा क्वेश्चन अगर इस तरीके से बनाओगे चीजें काफी इजीली आपसे बनेगी। मैं बोल रहा हूँ 5 सेकंड के अंदर, हाँ जी 5 सेकंड के अंदर अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहता तो खुद से इमेजिन कर लेते, अच्छा नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली से कट जाएगी तो खाली 4 बचेगा, सिंपल। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो क्या करते, प्लस रहता तो नीचे की चीज भी बदल जाती, ठीक है। वैसा क्वेश्चन अगर मान लेते ना, अगर ये रहता ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फिर क्या रहता, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट ही अलग रहता, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर कहोगे प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इस सिचुएशन में माइनस प्लस ये कट जाएगा तो मिलेगा आपको 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो उसके बटा में भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, देन ये दोनों कट के मेरे को 2 मिलते हैं। अगर क्वेश्चन वैसा थोड़ा सा भी चेंज करेगा, प्लस करेगा यहाँ पे, तो ये ए इंटू बी के फॉर्म में नहीं देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में नीचे देगा। एग्जाम वाले क्वेश्चन सेट करते ही ऐसे हैं, कुछ भी मन में आए वैसा क्वेश्चन सेट नहीं हो जाता, ठीक है। ये सभी चीजों को सेट किया जाता है, सोची साची मतलब सोच समझ के क्वेश्चन सेट की जाती है। तो ये मत सोचना कि अगर ऐसा आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो मतलब एब्जॉर्ब क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। सिर्फ जीके में ऐसा किया जाता है आजकल बेतुका सवाल पूछने का। देखो ये क्वेश्चन है कि लोहे की 3 घनों की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। इन तीनों को अगर पिघला देंगे हम तो नया घन जो बनेगा हमारा बड़ा सा एकदम, तो उसकी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई। पहली बात तो ये मान लो, देखो ये चीज मैं आपको समझाता हूँ। कुछ भी 3 मटेरियल, 4 मटेरियल, 10 मटेरियल को अगर पिघला दे रहे हो और आप एक बड़े से फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रहे हो, चाहे वो लाइक स्फीयर हो, हेमिस्फीयर हो, कोन हो, लाइक अगर मान लो क्या कहते हैं उसको, गोला हो, अर्धगोला हो, शंकु हो, बेलन हो, घन हो, घनाभ हो, कुछ भी हो, उसको पिघलाकर बड़े फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब दोनों की वॉल्यूम को आपको सेम करना पड़ेगा। बिकॉज इसके अंदर जो चीजें आपने पिघलाई, जितना मटेरियल यूज किया, उसी मटेरियल को यूज करके बड़ा सा या छोटा सा मटेरियल बना रहे हैं ना हम। तो ऑब्वियसली चीजें, बहुत सारी मटेरियल पिघला के एक चीज बनाओगे तो बड़ा सा मटेरियल बनेगा। तो मतलब या फिर जो भी चीजें ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके अंदर यूज मटेरियल जो है, लोहा, टीन, तांबा, पीतल, जिस चीज से बना रहे हो, तो उसकी वॉल्यूम दोनों में सेम ही रहेगी। इस सिचुएशन में वॉल्यूम सेम कर देते हैं। तो मेरे पास 3 क्या है, क्यूब है, ठीक है। 3 क्यूबों को मैं पिघला कर ना मैं एक बड़ा सा क्यूब बनाता हूँ, एक बड़ा सा क्यूब बनाता हूँ। तो इस सिचुएशन में इन तीनों की वॉल्यूम को मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, तो मेरे बड़े वाले वॉल्यूम के बराबर मिल जाएगी। तो वही करो, इनका वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए क्यूब, देन मेरे को मिलेगा बड़ा वाला ए क्यूब, ठीक है भाई। चलो तो इसका ए क्यूब क्या हो जाएगा, इसकी एक साइड हमारा 6, तो इसका हो जाएगा 6 का क्यूब, इसका 8 का क्यूब, इसका 10 का क्यूब, और ये मेरे को मिल गया ए क्यूब। तो इसकी एक भुजा, एक साइड की वैल्यू हो जाएगी ए, और क्यूब कर दोगे तो उसकी वॉल्यूम। तो ये 6 का क्यूब क्या होता है 216, 8 का क्यूब क्या होता है 512, 10 का क्यूब क्या होता है 1000, ये हो जाएगा ए क्यूब। अगर मैं ए क्यूब इज इक्वल टू, मैं इसको इस साइड लिखता हूँ, मेरे को लिखने में थोड़ा सा आराम लगेगा, तो ये मिलेगा मेरे को 8 2 एंड 7 1, 1728 किसका होता है भाई। अगर मैं ये कहूँ ना रूट, क्यूब रूट निकालू 1728 का, ये मेरे को मिलेगा 12 का, ठीक है। तो 12 हमारा बिल्कुल भी सही आंसर है। तो क्या मैंने आपको इतना टाइम खींच खाच के ले गया, क्या आपको एग्जाम में इतना लगेगा, नहीं आपको एग्जाम में इतना नहीं लगेगा। मैं तो बकैती कर रहा हूँ ना, बीच बीच में इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो आपको थोड़ी बोलना, आपको बस वैल्यू रखना और आंसर निकालना। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये सब लिखोगे। और ये भी, ये दोनों लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है ना कि तीनों का क्यूब करना, और इन तीनों की क्यूब बहुत ईजी होती है, जुबान पर रटा होना चाहिए। एटलीस्ट 20 तक ना सही 15 तक का क्यूब आप याद रखो। डिफेंस के एस्पिरेंट 15, अगर आपको एसएससी की तैयारी करनी तो 20-25 तक का क्यूब याद रखना पड़ेगा। लेकिन एटलीस्ट आप एयरफोर्स, नेवी की तैयारी कर रहे हो तो 15 तक का क्यूब याद रखो, 25 तक का स्क्वायर याद रखो, ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो पाए। और इसको भी सॉल्व करने में आपको मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड्स लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं, अगर आपको क्यूब याद रहेगा तो। आगे बढ़ते हैं हम। देखो कह रहा है एक शंकु अर्धगोला तथा बेलन के आधार के जो है ना समान क्षेत्रफल के हैं। देखो उनका जो है ना, लाइक अगर मैं कहता हूं ना, सुनो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगर एक कोण है, एक हेमिस्फीयर है जिसको हम कहते हैं इसको ये अर्धगोला, ठीक है, और एक हमारा एक बेलन है, ओके। इन तीनों का जो नीचे का एरिया है, लाइक सर्कुलर एरिया है, ये तीनों बराबर है, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर है, तो उनकी ऊंचाई भी बराबर है। बहुत खूब। तो तीनों का आयतन का रेशियो क्या होगा भाई। इसकी हाइट और इसकी हाइट तो समझ में आ रही है, चलो ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट इसकी हाइट, मतलब हेमिस्फीयर की हाइट। तो हेमिस्फीयर की हाइट क्या होती है, तो उसका रेडियस ही उसका हाइट होता है भाई, ठीक है। हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वही उसका हाइट होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। अब कह रहा है तीनों का वॉल्यूम का आप निकालो, रेशियो निकाल लेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले कोण का रेशियो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो अब एक जो वॉल्यूम क्या होता है, ये सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर को अगर मैं इधर से काट दूं, इधर से काट दूं, 3 भाग में बांट दूं और 2 भाग को हटा दूं, तो मेरे को एक पार्ट निकलेगा, डेट इज कोण। तो इसका अगर मेरे को वॉल्यूम याद होता है, इसका निकाल लूंगा मैं। इसका होता है ना, देखो इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो 3 हिस्सा में से एक हिस्सा निकालना है, 1/3 निकालना है, तो मैं 1/3 निकाल दूंगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मतलब एक सिलेंडर का याद रखोगे, कोण ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, बिकॉज एक सिलेंडर को
तीन हिस्सा में से काटोगे तो उसमें से तीसरा हिस्सा जो निकलेगा एक पूर्ण निकलता है, पूर्ण नहीं कोण निकलता है, डेट इज शंकु। ठीक है, अब मेरे को ये तो मिल गया शंकु का। अब मेरे को हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है भाई, ये चीज भी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट इज 2/3। जैसे देखो एक स्फेयर का क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अर्ध गोला का आधा हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2/3 बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो भाई एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, सॉरी पाई आर क्यूब होता है, स्क्वायर नहीं होता है। अब मैं बताता हूँ आपको। अच्छा मैंने तो स्टार्टिंग में बता दिया ना आपका सिलेंडर का और कोण का बीच का जो रिलेशन है, तो अब मैं क्या ही बताऊँ, डायरेक्टली लिखो ना पाई आर स्क्वायर एच। तो अब कुछ क्लियर है यहाँ पे, मेरे को समझाने में टाइम लग जाता है क्योंकि मैं छोटी छोटी डिटेल में जाना चाहता हूँ। क्योंकि देखो फॉर्मूला रटा दे हर कोई लेकिन समझा दे हर कोई, ये पॉसिबल नहीं होता। मैं समझाने में विश्वास रखता हूँ। अगर मान लेते एग्जाम में आपको सिलेंडर का पता है, ठीक है, स्पेयर का पता है, तो उसकी मदद से हम सिलेंडर की मदद से कोण की निकाल सकते हैं, लाइक शंकु का निकाल लेंगे, और स्पेयर का पता है तो हम हेमिस्फेयर का निकाल लेंगे। ठीक है, लॉजिक है। अब देखो मैं एक चीज तो समझ में आ रहा है ना कि पाई पाई तो तीनों की कट जाएंगी, बात समझ में आ रही है भाई। लेकिन व्हाट अबाउट हाइट, ठीक है, अब रेडियस भी किसे कटाएं भाई, ऑप्शन में कहीं भी आर नहीं दिख रहा, एच नहीं दिख रहा, तो मेरे को आर एच भी हटाना है। तो जस्ट मैंने बोला ना कि देखो अगर कोई स्फेयर है इस तरीके से अर्धगोला है, तो इसकी जो हाइट होती है ना इसकी रेडियस होती है। ठीक है, अब कह रहा है इसकी हाइट जो होगी ना ये तीनों के हाइट के बराबर होगी, तो इसका मतलब इन तीनों का हाइट भी होगा कहीं ना कहीं अर्धगोले के रेडियस के बराबर होगा। तो उसको भी हमने रेडियस ही आर ही मान रखा है, तो इसके हाइट को भी हम क्या लिख सकते हैं, रुको, इसका मतलब हाइट भी आर के बराबर है, तो ये हम लिख सकते हैं ना 1/3 आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आर खाली लिख दो, एच की वैल्यू आर लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज वो हाइट क्या रेडियस के बराबर है, तीनों का रेडियस सेम है। ये आर क्यू अपने आप में ठीक है, और इसका भी आर स्क्वायर इंटू आर कर दो, तो भाई ये आर क्यू हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो ये आर क्यू से कट गया, और ये आर क्यू हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, तीनों का आर क्यू आर क्यू आर क्यू कट गया। तो मेरे को मिला 1/3 2/3 एंड ये 1, मतलब मेरे को मिला 1/3 2/3 1। इन तीनों में से क्या करना अपने को, एलसीएम ले लोगे इनके हरों का, डिनोमिनेटर्स का, तो 3 मिलेगा, 3 के साइड तीनों से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा 1:2:3। आप इतना सा तो कर सकते थे अगर आपने रेशियो पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा है तो कुछ भी कर लो, आपको समझ में नहीं आएगा, पहले रेशियो जाके पढ़ो। तो 1 2 3 कहाँ पे भाई, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, लॉजिक है। यार आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको कम टाइम लगेगा, बिकॉज आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना होता है। अब देखो किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 632 मीटर है, मतलब कह रहे ना कि उसकी लेंथ है 6 मीटर, उसकी विड्थ है उसकी कितनी 3 मीटर, और उसकी हाइट कितनी है भाई 2 मीटर। तो इसके अंदर सबसे मैक्सिमम लेवल का छड़ क्या होता है, कि रूम कैसा होता है जब लेंथ विड्थ और हाइट अलग अलग है, तो वो गनाब जैसा होगा, क्यूबोर्ड की तरह होगा, ऐसा होगा। ठीक है, आपका रूम ऐसा ही होता है ना, एक जिस रूम में बैठे हो। तो भाई मैक्सिमम लेवल का छड़ ना तो आप हाइट के पैरेलल रख पाओगे, ना ही बेस के इसके पैरेलल रखोगे, ठीक है, ना ही तो विड्थ के, ना ही के लेंथ के, ना ही तो हाइट के पैरेलल। सबसे लॉन्गेस्ट जो रखना होगा या फिर लार्जेस्ट रखना होगा वो डायगोनली रखा जाता है। ठीक है, तिरछा तिरछी, एक कोने से लेके दूसरे कोने तक। तो डायगोनल क्या होता है कीबोर्ड का, √L² प्लस B² प्लस H²। तो मैं अगर ये लिखता हूँ √6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, हो जाएगा हमारा 36, 9 एंड 2, रूट का हमारा हो जाएगा 49, डेट इज 7। तो ये लॉजिक है भाई, समझ जाओगे तो रटने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी कमरे में रखना, सबसे लेंथ जिसकी सबसे ज्यादा बड़ी हो, तो आप उसकी ना विकर्ण, मतलब एक कोने से लेके दूसरे कोने तक की चीजों को रखोगे, वो लंबी तरह दिखेगी। अदरवाइज जब सोचोगे कि ऐसे ही ले आकर रूम में रख दें जैसे मन वैसे, तो सबसे हाईएस्ट नहीं मिलेगा, फिर लॉन्गेस्ट नहीं मिलेगा, वो लार्जेस्ट नहीं मिलेगा। चलो फिर कह रहा है किसी घनाभ के 3 जुड़े हुए सतहों का क्षेत्रफल बताओ, या फिर एरिया आपको दे रखा गया है 432, 288, 216, तो उसके आयतन बताओ। देखो भाई एक चीज मैं समझाता हूँ आपको, मान लो 3 घनाभ है, ठीक है, क्यूबॉइड है, और लाइक अगर कुछ भी इस तरीके से है, मान लो उतना अच्छा फिगर नहीं बन पा रहा है मेरे से, ठीक है, मान लो इस तरीके से 3 क्यूबॉइड है और तीनों का सटा दोगे ना, तो कह रहा है जुड़े हुए सतहों का क्षेत्रफल दे रखा है इतना इतना, मतलब जो जुड़ा हुआ एरिया है उसका जब भी ऐसा देना कि 3 4 जो भी जितने हैं अगर जुड़े हुए मतलब घनाभ हैं, ठीक है, ऑब्वियसली एग्जाम में ऐसा देता है, तो उनका एरिया दिया रहेगा तीनों का अलग अलग, और उनकी वॉल्यूम निकालने के लिए कहेगी। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे उनका भाई, √, ठीक है,
एरिया 1 इंटू एरिया 2 इंटू एरिया 3, तीनों एरिया को मल्टीप्लाई कर देना रूट के अंदर, बस सिंपल सा लॉजिक है। अब ये खतरनाक होने वाला है, मैं बोलता हूँ 432 मल्टीप्लाई 288 मल्टीप्लाई 216। अब क्या हमारी औकात है एग्जाम में इसको मल्टीप्लाई करने दे की और मल्टीप्लाई करके रूट से बाहर निकालने की? तो बच्चों आप में से कुछ लोग बोलोगे ज्यादा जोश में होके, आप हमारी औकात देखोगे, हम कर सकते हैं इतनी मल्टीप्लीकेशन को। भाई मल्टीप्लीकेशन तो हर कोई कर लेगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करके रूट से बाहर निकालने में कम से कम 4 सवाल छूटेंगे एग्जाम में। अगर हम मल्टीप्लाई करने निकले तो क्या ये समझदारी होगी हमारी? नहीं होगी हमारी। तो हम इनको ब्रेक करेंगे। 432 को अगर मेरे को ब्रेक करना हो तो मैं कैसे करूंगा? 2 2 दूनी 4, 2 एकम दे, 2 छक्का 12। अब देखो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 2 इंटू, अब 216 को क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 6 इंटू 6, बिकॉज ये 6 का क्यूब होता है, तो मैं इसको 3 बार 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये लॉजिक लगाना 432 के लिए। 248 के लिए क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 144। अब क्यों भाई ऐसा मैंने क्यों बोला? बिकॉज 144 को मिजली 12 के तौर पे निकाल सकते हैं, ये 12 का स्क्वायर होता है ना, तो इसको हम 12 निकाल सकते हैं। अब 216 को क्या लिख सकते हो? 6 का क्यूब है, तो 6 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, डेट इज इट। ठीक है, अब मैं बोल सकता हूँ ये 2 का पेयर मिल को मिल रहा है 2 बार, तो मैं एक बार चीज को बाहर निकालूंगा। रूट के अंदर जो चीज 2 बार होता है वो बाहर 1 बार निकलता है। अब 6 देखो यहाँ पे मेरे को 2 बार निकला, तो ये एक 6 बाहर निकलेगा। फिर देखो एक और 6 मेरे को 2 बार मिला, तो ये में से भी एक 6 निकलेगा। और ये 6 और ये 6 बच गया था, इन दोनों का पेयर भी मेरे को मिल गया, तो एक 6 और बाहर निकाल दो। और ये 144 को बाहर निकालोगे तो ये 12 मिलेगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसका यूनिट डिजिट देख लो, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो मेरे को पूरा सॉल्व नहीं करना है इनको। यूनिट डिजिट देखो, 6 दूनी 12, 12 दूनी या फिर 12 का यूनिट डिजिट 2 होता है और इसका यूनिट डिजिट 6 होता है। 6 दूनी 12, फिर 12 का यूनिट डिजिट 2 और इसका यूनिट डिजिट भी 6, तो 6 दूनी 12। और फिर मेरे को यूनिट डिजिट 2 मिला, तो इसका यूनिट डिजिट 2, तो 2 इंटू 2 4 होता है। तो कहीं ना कहीं मेरा यूनिट डिजिट 4 मिलेगा, तो 4 जो है ना, इसका यूनिट डिजिट 4 सिर्फ ए के अंदर है, तो मैं आंख बंद करके ए निकाल दूंगा। क्यों मैं अपने सर पे इतना बड़ा कैलकुलेशन लूं भाई? नहीं ले सकता। आंसर मैं कर दूंगा सिंपली 5184। आ गया ऑप्शन नंबर ए। जब भी यूनिट डिजिट अलग अलग दिखने लगे बहुत ज्यादा, ठीक है, अब यहाँ पे 2 बार दिख रहा है ना, तो इतना तो सेंस है हमारे पास कि इतनी बड़ी वैल्यू को जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 1000 के फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ 25 इंटू 25 को ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो 625 हो जाएगा। 50 इंटू 50 को कर दोगे तो वो भी बड़ा वैल्यू दे देगा, 2500 दे देगा। तो खैर इतनी सारी बड़ी वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इतना छोटा वैल्यू तो नहीं देगा। इतना लॉजिक कब समझ में आएगा? जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी होगी। तो ये कहते हैं ना कि कोई एक दिन का चीज नहीं है कि एक दिन हमने मेहनत कर दी और हमारा आंसर आ गया फटाफट। इसके पीछे काफी टाइम का मेहनत होता है, महीनों का मेहनत होता है, तो महीनों प्रैक्टिस करो। जब कोई काम ना भी रहे ना, तो आप स्क्वायर क्यूब रटो कॉपी पे लिख लिख के। अच्छा ठीक है, चलो 1 2 का स्क्वायर, 4 का 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे करके लिख लो, एक चार्ट बना लो और उनकी वैल्यू को पुट करो। लगता है कि 20 तक याद हो गया तो 21 से 25 तक की कोशिश करो। लगे कि 25 तक भी कंठस्थ हो गया तो 25 से 30 करके कोशिश करो। इंसान को रुकना थोड़ी है। आज मान लेते हैं कि नेवी एमआर में सिलेक्शन हो गया, एयरफोर्स वाई ग्रुप में सिलेक्शन हो गया, तो रुक जाओगे क्या? जिंदगी रुक जाएगी। आगे के लिए मेहनत करना होगा तो मेहनत नहीं मत करो। लगता है कि हम नेवी एमआर के लिए परफेक्ट हो गए, तो आगे के लिए मेहनत करो भाई। ठीक है, चलो मेरी वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होती है, लेकिन मैं लॉजिक को क्लियर करते जाता हूँ ताकि बाद में ऐसा सवाल आए तो फंसना नहीं चाहिए। फिर कह रहा है एक आदमी ने जो है ना 2 रेडियो में से प्रत्येक को 1500 रुपए में बेचा। ओके, 2 में से उसने प्रत्येक को 1500 में बेचा। एक पर उसको प्रॉफिट होता है 25% का और एक पे लॉस हो रहा है 25% का। जब दोनों की सेलिंग प्राइस सेम हो, एक का प्रॉफिट लॉस दे रखा हो, तो अगर एक बार प्रॉफिट हो और एक बार लॉस हो तो उसकी लॉजिक लगाओ R1 माइनस R2 माइनस R1 इंटू R2 बाई 100। ये चीजें मैंने कॉन्सेप्ट की क्लासेस में भी पढ़ाई थी आपको। तो हमारा ये एक तो प्लस होगा और एक माइनस होगा, माइनस 25 इंटू 25 बाई 100। ये हमारा 0 माइनस 625 बटा में 100, ये हो जाएगा हमारा माइनस 6.25। जब माइनस में वैल्यू आए तो हमको लॉस हो रहा होगा, ये चीज समझ लेना। प्रॉफिट होता कब? जब ये पॉजिटिव इंटीजर देता अपने को। तो यहाँ पे माइनस में हो रहा है तो मेरे को 6.25% का नुकसान हो रहा है, तो ये चीज समझना होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर देखो, 2000 रुपए लाभ की राशि को जो है ना राम, रंजीत और संतोष के बीच 2:3:5 के रेशियो में बांटा गया है। तो संतोष को रंजीत से कितना ज्यादा मिलेगा? भाई राम है हमारा, देख लेना यहाँ पे, रंजीत है हमारा यहाँ पे, और हमारा एक संतोष है। इन तीनों को मिला 2, 3 एंड 5 के रेशियो में। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करेंगे ना, बैठ जाएंगे आराम से, राम की वैल्यू निकालेंगे, रंजीत की वैल्यू निकालेंगे, संतोष की निकालोगे। ऐसे नहीं करते हैं, सिंपली निकालो। टोटल वैल्यू क्या है? 2000।
2000 में मल्टीप्लाई करो, किन दोनों के बीच का डिफरेंस, संतोष और रंजीत का, तो संतोष और रंजीत 3 और 5 इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 2, 2 बाई क्या, तीनों का सम लिख दो तो हो जाएगा हमारा 10, तो ये जीरो कट गया, हमारा 400 निकल गया। सिंपली ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ओके चलो 10th नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, यदि पॉलिनोमियल्स एफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस 11x² प्लस kx माइनस 20 का रूट 4/3 है तो k की वैल्यू बताओ। देखो रूट हमारा जो चीज है ना उसको हम x की वैल्यू मान लेंगे। ओके पॉलिनोमियल्स के अंदर ये सवाल पूछा हुआ है, तो 6x³ माइनस 11x² प्लस kx माइनस 20 इज इक्वल टू 0 कर लो। पॉलिनोमियल्स है f(x) के हम वैल्यू को 0 कर लेते हैं, ठीक है। जब भी रूट दिया हो तो x की वैल्यू जहां पे 4/3 कर दो, मतलब 6 4/3 का क्यूब माइनस 11 इंटू 4/3 का मेरे को स्क्वायर करना होगा प्लस k इंटू 4/3 माइनस 20 इज इक्वल टू 0 करना होगा। ओके तो मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 64/27, ठीक है, माइनस 11 इंटू क्या हो जाएगा भाई 16/9 प्लस 4k/3 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 के टेबल से मेरे को 9 बार में कटेगा और ये 3 के टेबल्स में 2 बार में कटेंगे, बाकी कुछ नहीं, मेरे को मिल जाएगा ये 128/9, ये हो जाएगा 16 इंटू 16 176 हो जाएगा हमारा, 176/9 और हमारा हो जाएगा 16 ही है ना, ये 4 × 16 ठीक है, और हमारा हो जाएगा इधर प्लस 4k, प्लस माइनस ध्यान देना और कुछ नहीं, 0 जगह कम है इधर लिखते हैं हम लोग। हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, हमारा 9 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 128 माइनस 176, देन हम करेंगे यहाँ पे 3 से कटेगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के माइनस हो जाएगा हमारा 180 बराबर 0। भाई ये 9 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ले जाकर उधर तो 0 हो जाएगा, तो 9 को भूल जाओ यहाँ से। अब इन दोनों को ऐड करो तो हम लिखेंगे ना 128, ये क्या हो जाएगा 7 7 14 और 1 15, मतलब 356 प्लस 12k इज इक्वल टू 0। तो 12k बराबर क्या हो जाएगा 8 एंड 2 एंड 2, ठीक है मेरे को मिल गया। तो k बराबर क्या हो जाएगा 12 × 12 12 9 108 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक है। ये हमारे एग्जाम में आया हुआ है, मैंने खुद से कुछ भी ऐड नहीं कर रखा, तो नेवी के एग्जाम में आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने बचा के रखे हैं बच्चों से। अब चलो खैर एग्जाम में 13 सवाल आए हुए थे, लेकिन 13 सवाल अपने पास मिले नहीं थे, 10 ही मिल पाए, वो भी अलग अलग शिफ्ट के, तो हमने रखा। अब देखो यहाँ से साइंस से स्टार्ट हो जाता है, सीमेंट क्लिंजर में जिप्सन क्यों मिला। देखो सीमेंट के अंदर जिप्सन मिलाने के रीजन क्या होता है, क्या सीमेंट के अंदर अगर हम देखो सीमेंट के अंदर अगर हम जिप्सन मिला देंगे तो क्या होगा, वो बहुत चमकीला हो जाएगा, नहीं, उसकी कुछ भी टेंसाइल से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, कोलाइडी जेल से कोई मतलब नहीं है। जनरली होता है कि ना, अगर सीमेंट के अंदर अगर जिप्सन ना मिलाओ और पानी डालो तो भाई कुछ ही देर के अंदर वो जम जाएगा, एकदम कठोर हो जाएगा, ठीक है, मार मार के तोड़ना पड़ेगा। लेकिन सीमेंट मिलाए ना तो काफी देर तक वो ढीला रह पाता है, गीला रह पाता है, ठीक है, जिसके पानी अगर डालोगे तो काफी देर तक वो लूज रहता है। अदरवाइज जिप्सन ना मिलाओ तो बहुत फ्रिक्वेंटली वो जम जाएगा, ठीक है। तो उसको जमने की जो दर होती है ना उसको कम करने के लिए, सेटिंग होने की जो रेट होती है उसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। ओके लेंस और प्रिज्म बनाने में किस प्रकार के कांच का प्रयोग होता है। देखो कई लेंस और प्रिज्म जब बनाते हैं ना तो हम लोग किस प्रकार का कांच का यूज करते हैं, फ्लिंट ग्लास का यूज कर रहे होते हैं, पता होना चाहिए, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। कांच का जो डार्क ब्लू होता है, डीप ब्लू होता है, किसकी वजह से होता है, वो कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से होता है, पता होना चाहिए आपको। साइंस है, इधर कुछ मैं छेड़ूंगा नहीं, जस्ट आगे बढ़ते हो। ऑप्टिक फाइबर का यूज कहाँ पे करते हैं, आजकल घरों में जितना वाईफाई लग रहा है ना, आपके ध्यान से सुनना, आपको जनरली समझ में आएगा वाईफाई से ही। तो आपने केबल देखा होगा, वो केबल क्या है, ऑप्टिक फाइबर है, उसमें आप केबल को काट के देखोगे ना उसमें से प्लास्टिक का रेशा निकलेगा, और उस प्लास्टिक के रेशे को अगर हाथ में मसलोगे ना तो पूरा हाथ में आपका जलन होगा, ठीक है। तो वो रीजन है, उसके अंदर क्या होता है, ऑप्टिक्स होता है, ठीक है। या फिर आप छोड़ो उतना नहीं समझ में आ रहा तो जनरली समझो कम्युनिकेशंस के लिए उसका यूज कर रहे होते हैं आजकल, टेलीफोन्स के वायर्स में लगा रहे हम लोग, वाईफाई में लगा रहे हम लोग, इंटरनेट के वायर्स में लगा रहे हम लोग, इस तरीके से। ध्वनि का आयाम जो होता है किस चीज में मेजर कर रहे होते हैं हम लोग, डेसिबल के अंदर मेजर कर रहे होते हैं, कितना ध्वनि है, कितना डेसिमल है, ये नहीं है, वो डेसिबल में कर रहे होते हैं, पता है आपको। फिर चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकता है। देखो चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ता है, क्योंकि वो क्या होता है ना भाई, अल्ट्रासोनिक साउंड निकाल रहा होता है, ठीक है, उन वेव्स को उत्पन्न कर रहा होता है जो कि उनके लिए सिग्नल का काम कर रहा होता है वो, ठीक है।
तो वो प्रेशर में ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए वो अंधेरे में, और ये अंधेरे में उड़ते हैं, बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए, बिकॉज इनके पंखों में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होता है। अगर ये दिन में उड़ने लगे ना, कितनों को निपटा दे, मतलब इन्फेक्शन करा दे। ठीक है, अच्छा है कि ये रात में ही उड़ते हैं। फलों को कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से जो पकाने की जो विधि है, उसमें कौन सी गैस का यूज कर रहे होते हैं? एसिटिलीन गैस का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर कंप्यूटर डेटा की छोटी इकाई क्या है? ये कैसे क्वेश्चन डाला गया था एग्जाम में, मेरे को समझ में नहीं आया। कंप्यूटर का क्वेश्चन शायद ये जीके में पूछा होगा, बट बच्चों ने बताया कि साइंस में था तो हमने डाल दिया था उसको। बीट। ओके, फिर चंद्र ग्रहण कब होता है? तो ये फिजिक्स में आपको पढ़ने के लिए पता होगा, जियोग्राफी के अंदर भी पढ़ना, बट फिजिक्स के अंदर भी पढ़ना था, आपको पता होना चाहिए आपको। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? देखो गाइस, देखो अगर ये सन है और ये मान लो मून है, तो मून हमारी अर्थ पे कैसे दिखाई देता है? उसका अपना लाइट तो है नहीं, बीच में अर्थ घुस जाएगा। अर्थ आगे क्या करेगा? तो ऑब्वियसली अर्थ जो है ना मून से बड़ा है, सन की रोशनी को ना मून तक पहुंचने नहीं देगा, और जब मून तक नहीं पहुंचने देगा तो बेचारा ब्राइट होगा नहीं, चमकेगा नहीं। जब चमकेगा नहीं तो हमको दिखेगा नहीं, जब दिखा नहीं तो हम कहते ले चंदा मामा पे तो ग्रहण चढ़ गया। ठीक है, तो वही चीज है, अर्थ भाई बीच में आ जाती है। ठीक है, तो कहाँ है? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो 20 है इंसुलिन। इंसुलिन, इंसुलिन तो नहीं, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? भाई इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज होती है। इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर शुगर को कंट्रोल कर रहा होता है, पता होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मास्टर ग्रंथि है? मास्टर ग्रंथि कौन सी है, कहाँ पे होती है? भाई वो आपके दिमाग के अंदर होती है, जिसको हम प्यूस ग्रंथि कहते हैं और इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर प्यूस ग्रंथि को ही मास्टर ग्लैंड के तौर पे जानते हैं। ठीक है, चलो 22 नंबर कह रहा है अल्जाइमर जो होता है ना, ह्यूमन के किस बॉडी को अफेक्ट करता है? तो अल्जाइमर जो हमारे ह्यूमन के ब्रेन को अफेक्ट कर रहा होता है, मस्तिष्क को। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। कह रहा ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? बहुत सारे बच्चों ने मार दिया आंसर प्रिस्टले और निकल गए आराम से। भैया प्रिस्टले के नाम पे आपको -0.25 मिलेगा इनाम में। ठीक है, तो प्रिस्टले ने अकेले नहीं खोजा था, उसके साथ कार्ल सीले भी थे। जब ऑप्शन में इनको मेंशन किया गया है तो सीले को क्यों छोड़े भाई, इनको भी ले लो। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 24 हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भाग में बटा हुआ है? बहुत सारे लोग जो है ना अटक जाते हैं इसके अंदर, पृथ्वी कितने भाग में बटा है? तो ये 5 मेजर पार्ट में बटा हुआ है। तो ऑप्शन कहाँ है? सी। बोलोगे कौन कौन सर जी? तो देखो मैं सर जी बताता हूँ। मान लो ये हमारा अर्थ है ना, इसका जो पृथ्वी नहीं उसका एनवायरमेंट को पूछ रहा है। एनवायरमेंट, ठीक, एटमोस्फेयर जो है हमारा, एटमोस्फेयर ऊपर के साइड से जब जाओगे ना, तो हम मान लेते हैं ये हमारा अर्थ का सरफेस है, तो ये 0 से लेके 20 किलोमीटर तक जब जाओगे आप, ठीक है, ओके, तो कहीं कहीं 12 किलोमीटर रहता है, कहीं कहीं 20 किलोमीटर रहता है, बट आप 20 किलोमीटर मान के चलो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैं एक लाइन बना देता हूं, ठीक है, ऐसे समझ लेना। पहले पार्ट को कहते हैं हम लोग ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। एंड जो सेकेंड लेयर होता है हमारा उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। मैंने यहाँ पे पी छोड़ा है, बढ़िया से स्पेलिंग लिखता हूँ, नहीं तो कहोगे कैसे लिखते हो गंदी राइटिंग में। पहले पार्ट को हम लोग कहते हैं हम लोग ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। सेकेंड पार्ट को मान लो हम लोग, मान लो क्या कहते ही है, स्ट्रेटोस्फेयर। मैं बहुत सारी चीज और समझाऊंगा, पहले लिख लेंगे तो मेरे को। थर्ड को कहते हैं मेसोस्फेयर, एंड फोर्थ इज दैट थर्मोस्फेयर। पीएच है ये, ध्यान देना। एंड लास्ट जो हो गया हमारा एक्सोस्फेयर। अब कुछ चीजें समझो जो कि जानने लायक है, वैसे बहुत सारी चीजें जानने लायक है। एक्सोस्फेयर जो होती है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सैटेलाइट को लॉन्च कराते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सैटेलाइट को लॉन्च कराते हैं। हमारे जो एरोप्लेन्स होती है वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर हमारा एरोप्लेन होता है। और कुछ समझा दो इसके अंदर, चलो ठीक है, बारिश बारिश कर लेंगे, पैसे की वो सभी चीजें, ठीक है, चलो इतना सफिशियंट है अभी जानने के लिए। पूछता है कभी कभी, बताओ प्लेन कहाँ, किस हमारे किस एटमोस्फेयर के किस पार्ट में उड़ाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर के अंदर होती है, आपने सुना होगा। एंड पूछता है सैटेलाइट को कहाँ पे लॉन्च करते हैं, एक्सोस्फेयर के अंदर, ठीक है। इतना कुछ जानो, बाकी कुछ नहीं, माइंड में आ भी नहीं रहा कि और क्या मैं बताऊँ इसके बारे में। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो मैं फिर घुसते चला जाता हूँ। वायुमंडल में उपस्थित जो होती है ना, वो सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो इसके अंदर सबसे हल्की गैस कौन है? हाइड्रोजन है भाई, ठीक है। चलो बाकी जानने से पहले कुछ चीजें बता दूं कि नेवी एमआर की कंप्लीट डिटेल बैच आपको पढ़नी है, ठीक है,
लाइक मैथ पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, जीके पढ़नी है, तो A to Z स्टडी आपको डाउनलोड करोगे। और डाउनलोड करने के बाद क्या करना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे बागीर बैच को ज्वाइन करो। बहुत ही बेस्ट बैच होगी नेवी एमआर की, और प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो अभी से। जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन फिक्स है। आने वाले ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह इस बैच के अंदर आपको मिल जाएंगे। अगर कुछ भी पेमेंट से रिलेटेड सवाल है कि नहीं करना रहा तो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।